program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। जिस मौजू के ऊपर नाजरीन आज गुफ्तगू करेंगे वो बड़ा ही मज़ेदार है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में एक चीज़ का चर्चा होता है। एक हमारी, आप ऐसे समझ लें कि सास बहू का रिश्ता है। सास हमारे मुल्क की IMF और उसकी हमेशा शिकायतें रहती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और मसला ये है बुनियादी तौर पर कि हम इसको कोप किस तरह करें, इसको कन्फ्रंट कैसे करें, इस चैलेंज को हम कबूल कैसे करें। अब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेनेस बन गया था, जिसका अब हम बड़े शुक्र कर रहे हैं कि जनाब अब हम IMF से छुटकारा पा लेंगे। जबकि मैं आपको दर हकीकत बता रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मेरी महदूद अक्ल फ़हम इस चीज़ को मानने से इनकार करती है कि हम अपने बैरूनी कर्ज़ों से जान छुड़ा लेंगे, क्योंकि हमारी माशी कारकर्दगी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे जनाब शाहिद जावेद कुरैशी साहब, जो कि मारूफ सनतकार और ताजिर हैं और ताजिर तंजीमों और ताजिर सियासत के अंदर बड़े मुतारिक रहते हैं। वेलकम करूँगा सर आपको। अब बात यह है कि यह मौजू तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फैला हुआ हो जाएगा और उसके इंटरनेशनल बहुत सारे मामलात आ जाएंगे, लेकिन मैं तो फोकस करूँगा उन एस्पेक्ट्स पे जिनके सवालात के जवाबात मैं आपसे सीधे सीधे ले सकता हूँ। बिल्कुल सही। IMF से छुटकारा हासिल करने के लिए देखें, लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं। IMF हमें बजट के पैसे नहीं दे रहा। IMF हमें पैसे दे रहा है ताकि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी हमारा तिजारती खसारा जो है वो हम काबू में कर लें। सही। अब मसला बुनियादी ये है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, ठीक है, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में जो बतदरीज है वो इजाफा हो रहा है, एक्सपोर्ट कंटिन्यूसली, और एक्सपोर्ट्स हमारे जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं। और हमारी रिलायंस ये है कि इनके दरमियान जो गैप है उसको रेमिटेंस के जरिए कवर कर दें। अब फ्यूचर में अगर ग्लोबल फाइनेंशियल और मॉनेटरी सिस्टम इन प्ले आ जाता है तो हमारा जो ये बेसिकली इसमें दो नंबरी भी बहुत है ना रेमिटेंस के अंदर। लोग यहाँ से पैसे खुद ही TT करवा लेते हैं खुद को, तो उससे फिर थोड़ी बहुत बचत हो जाती है और मनी भी वाइट हो जाता है। तो मुमकिन है मुस्तकबिल में इसमें भी कर्जा ने पाबंदियाँ आना शुरू हो जाए, हम ना भी लगाएं दूसरे मालिक लगा सकते हैं। तो सिनारियो में सिर्फ 3 ही डायनेमिक्स हैं और कोई है नहीं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंस। ये इन तीनों के बारे में मैं आपसे आज बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे ये बताएं, इंपोर्ट्स आगे जाकर कम करने के लिए हमने क्या तरीकाकार अपनाया है? मुझे अभी तक लगता नहीं है कि इन्होंने कोई इंपोर्ट को कम करने के लिए कोई तरीकाकार अपनाया हो, क्योंकि लोकल जो हमारी इंडस्ट्री है जी उसको इनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। उसमें कुछ जैसे बेनिफिट्स ये देते हैं, आप अगर ऑटोमोबाइल में चले जाएं, कुछ और इंडस्ट्री में चले जाएं, तो वो अभी बेनिफिट्स लेने के बावजूद वो खातिर खा एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रही है जी। अच्छा, दूसरे सेक्टर इसमें आ नहीं रहे हैं। IMF का मसला ये होता है कि इंपोर्ट इसलिए बढ़ रही है कि वो आइटम सस्ते पड़ते हैं, उसका एक ही इम्पैक्ट है ना। वो आइटम सस्ते पड़ते हैं, लोग सोचते हैं मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, इतनी लागत आएगी, और उसको जब टोटल कॉस्ट करते हैं तो वो उनको सस्ता पड़ता है, तो इंपोर्ट कर लेते हैं। और लोग आजकल ज़ाहिर है सस्ती चीज़ें, अच्छी चीज़ें चाहते हैं, और ब्रांड भी हो जाता है कि वो बाहर से इंपोर्ट भी। लेकिन अगर इसको हमने कम करना है तो हमें स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो है उसको फोकस करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए बड़ी मुश्किलात है। मुश्किलात यूँ हैं, जब वो बैंक से लोन लेने जाते हैं तो उनको बड़े पेपर्स और वो डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। इसी तरह ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी में अगर कोई लोग बाहर एग्जीबिशन में जाते हैं अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, तो उसमें वो होता ये है कि वो जो डिमांड करते हैं पेपर्स की कि अपनी एक्सपोर्ट दिखाएं, अपना ये दिखाएं, अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, और ये सारी चीज़ें जब वो मांगते हैं तो नया जो स्मॉल मीडियम सेक्टर है आपका, वो उसकी एक्सपोर्ट कहाँ से दिखाएगा जब होगी नहीं। जब वो नया आइटम प्रमोट करेगा, उसको जब आप प्रमोट करेंगे, उसको लेके जाएंगे, तो फिर वो अपनी चीज़ों को बेचेगा ना, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी।
उसका नतीजा ये निकलता है जो 20% या 40% लोग जो हर दफ़ा उसी एग्जीबिशन में जाते रहते हैं, वही लोग ही जाते हैं, 2 4 5 नए चले जाते हैं, या वो इसलिए वो एक्सपोर्ट का आपका जो है वो मसला रहता है। लेकिन अगर वो छोटी इंडस्ट्री, छोटे आइटम जैसे हम दूसरी कंट्रीज़ में देखते हैं, तो वो नए नए लोग जो नई नई प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं तो वो उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट को एक्सपेंड करना है। जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, उसको बढ़ाना है, उसको कुछ बेनिफिट देने हैं। अच्छा, अब आपने बात उसकी की है कि एक्सपोर्ट तो इस तरह से बढ़ेगी और इंपोर्ट इसी तरह कम होगी। जब आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो वो उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी करनी पड़ती है, लेकिन वो आपके यहाँ होता नहीं है। अच्छा, IMF का होता ये है कि जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो उस वक्त उन्होंने सारा तकरीबन पेमेंट जो है उनकी उतार दी थी, वर्ल्ड बैंक की, IMF की जो भी थी तकरीबन उतार दी थी। तो फिर इनको लेना ही नहीं चाहिए था। फिर ये पिछली दफ़ा जो गवर्नमेंट आई उन्होंने भी लोन्स लिए, इन्होंने भी लोन्स लिए। अब वो लोन्स इतने चले गए हैं कि उनकी जो रिटर्न जब पेमेंट वापस करते हैं तो उसमें होता ये है कि वो आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है, अब वो इतने आपके पास टैक्सेस नहीं होते जी। अब इन्होंने नए सेक्टर को डिफ़ाइन किया है, अब उसमें टैक्सेस लेंगे तो उससे फिर थोड़ा सा इनको फ़ायदा होगा। लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में और दूसरे भी चैनल्स के ऊपर ये कहा है कि जब इन्होंने पैसे लेने होते हैं अपना वही जो खसारा है उसको कंट्रोल करने के लिए, या अपने दूसरी चीज़ों के ऊपर जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसके लिए जब ये पैसा लेने जाते हैं तो उसमें ये खुद 4-5 लोग जो जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी हुकूमत होती है उसकी तरफ से जाते हैं, वो वहाँ जाके उनसे सारी चीज़ें तय करते हैं, उनसे कहते हैं हमें लोन दें। और मैंने हमेशा ये कहा है कि वो ये कहते हैं जैसे बैंक है हमारे पीछे घूमते हैं बिजनेसमैनों के कि आप लोन ले लें, वो पहले घूमते रहते हैं। जब वो कहता है ठीक है जी मैं लोन लेना है आपसे, आप दें, तो वो ये कहते हैं कि आप वापस कैसे करोगे, तो वो कहते हैं जी मैं इतनी अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाऊंगा, ये आइटम वो करूंगा, प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा, ये मेरी सेल होगी, इस तरह से मैं सेविंग करूंगा और ये सारा आपको इस तरह से वापस करूंगा। वो कहते हैं ठीक है जी। और यहाँ पे भी यही होता है। अब वहाँ पे जाके ये 4-5 लोग जब मीटिंग्स करते हैं वो कहते हैं ठीक है पैसे तो हम देते हैं लेकिन आप वापस कैसे करेंगे, ये कहते हैं जी हम टैक्स लगाएंगे, ये कहते हैं जी हम बिजली पे पैसे बढ़ाएंगे। शॉर्टकट तो यही है ना। अच्छा, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाएंगे, सुई गैस पे पैसे बढ़ाएंगे, हम इन सारे यूटिलिटीज़ पे या दूसरी चीज़ों पे पैसे बढ़ाएंगे, इस तरह से हमें इतना रिकवरी होगी, हम आपका इस हिसाब से इंस्टॉलमेंट करके पैसे वापस कर देंगे। अब उसमें इनको चाहिए कि स्टेक होल्डर्स या उनको बिठाएं बीच में कि भाई ये किस तरह से हमने वापस करने हैं, उसी टैक्स पे टैक्स लगाते जाएंगे अगर, तो वो तो कब एक बंदा बैठ ही जाएगा ना। अगर इंडस्ट्री एक ही से आप इंडस्ट्री से ले रहे हैं तो वो तो बैठ ही जाएगी। अब उसका तरीका ये होता है कि ये क्या करते हैं, 4-5 लोग अपने फैसले करके किसी स्टेक होल्डर से बैठ के मीटिंग्स नहीं करते, उसका वो नहीं करते, वहाँ पे जाके उनको कह के आ जाते हैं। अच्छा, वो दे देते हैं इनको लोन। अब जब वापस करना होता है, अब वो कहते हैं भी आपने कहा था बिजली पे पैसे बढ़ाओ, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाओ, प्रॉपर्टी पे पैसे बढ़ाओ, या इंडस्ट्री पे पैसे बढ़ाओ, या फलां आइटम को रोको, फलां आइटम पे ये करो, तो वो सारा जो है फिर ये कहते हैं जी वो तो वो कह रहे हैं आप पैसे लगाएं, टैक्स बढ़ाएं, हम तो नहीं कह रहे। भाई उनको कह के कौन आया था। तो इसी तरीके से जब आप IMF से कर्जे लेते हैं तो दुनिया सारी लेती है। मैं ये कहता हूँ आप उसको डेवलपमेंट पे खर्च करें, आप उधर खर्च करें जिससे रिटर्न हो, ताकि उनको वापस कर सकें। मैं एक बड़े मज़े की अभी ब्रेक के अंदर मैं थोड़ी सी तहकीक भी कर लूँ और आपको इसका मज़ीद भी आगे बताऊँ। पाकिस्तान का बजट है, ठीक है, एक बॉल पार्क लेते हैं, 100 रुपये का डॉलर रख देते हैं, है नहीं अभी ज़्यादा जी वो हो गया है, 100 रुपये का डॉलर रख देते हैं सिर्फ समझने के लिए, तकरीबन 7 से 8 हज़ार अरब, एक बात कर रहा हूँ, फुटप्रिंट बन गया। यानी खड़े खड़े जेट का हिसाब कर देता हूँ आपके लिए, तकरीबन समझ लें 70 से 80 अरब डॉलर। नहीं, अगर हम लोग जा रहे हैं 8 ट्रिलियन पर, जी एक मैं बात कर रहा हूँ, इफ़ यू आर अप्रोचिंग 8 ट्रिलियन, बुनियादी जैसे कहते हैं बॉल पार्क नंबर्स, GDP का साइज कितना है और 80 अरब का बजट दे रहे हो आप, नहीं सॉरी, हाँ 80 अरब डॉलर का बजट दे रहे हो और GDP कितनी है आपकी, यानी कि एक साल के अंदर हुकूमत ने अपना जो फुटप्रिंट तैयार किया वही इतना ब्रॉड है कि वो GDP के मतलब परसेंटेज आपको अभी निकाल के बताऊंगा कि हमारी कितनी है। एंड I'll try to shock you कि about, if let's say about 24 to 25% of GDP is the entire budget. For me, मुझे समझ में नहीं आया, maybe for developed countries yes, but in your country
I don't ये know. बहुत बहुत मुश्किल मैं खुद है से सवाल इसको। कर रहा जी, जी, था, जी, मैं कहा ये मे बहुत बी मुश्किल ग्लोबली है। ये ट्रेंड होता है, इसमें कोई शक नहीं है। को कहते हैं ना 12% टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, 11% है, तो ऑब्वियसली द नहीं, बजट। आप देखें, आप अगर जीडीपी की बात करते हैं ना, आप मालदीव की देख लें जीडीपी, आप बांग्लादेश की देख लें, मैं बहुत बड़े कंट्रीज में नहीं जाता, आप छोटे छोटे कंट्रीज को देख लें, उनकी जीडीपी देख लें, अपनी भी देख लें, उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। वो आप ही से रॉ मटेरियल खरीद के अपनी प्रोडक्शन बना रहे हैं। मालदीव के पास क्या है? उनकी जीडीपी देख लें। और दूसरे करीब के कंट्रीज जितने हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये सारे कंट्रीज देख लें, उनकी जीडीपी देख लें। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये इस तरह से ना तो आपकी जीडीपी बेहतर होगी, ना आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। आपको कुछ चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आप बेनिफिट्स भी देने पड़ेंगे, और उसके बाद आपने अगर अपनी इंपोर्ट कम करनी है और आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि छोटे स्मॉल मीडियम जो इंडस्ट्री है उसको फोकस करना पड़ेगा, उसको बेनिफिट्स भी देने पड़ेंगे। और उसके पास वो एक्सपोर्ट कहाँ से होगी कि जब वो करेगा तो आपको दिखाएगा ना, जब होगी नहीं तो ये भी एक अलमिया है यहाँ पे कि वो जब भी कोई भी, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कोई भी अगर आप देख ले डेलीगेशन बाहर जाता है, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो जाएंगे। अच्छा, मैं एक मजे की बात आपको बताऊं, पता नहीं आप इत्तेफाक करें नहीं करें, थोड़ा सा मैं हटके बात, अगर पाकिस्तान टारगेट करे ना 6% टैक्स टू जीडीपी, 12% नहीं, 15% नहीं, 20% नहीं, 25% नहीं, पाकिस्तान टारगेट करे 6% ऑफ रियल जीडीपी, उससे रियल जीडीपी, हाँ ठीक है, आप बेहतर रिजल्ट निकालेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं। नहीं, ये बेहतर बिल्कुल सही है। रूपी टर्म्स के अंदर ज्यादा कलेक्ट करके आपको दिखा दूंगा। जी जी, रूपी टर्म्स के अंदर आपको ज्यादा कलेक्ट करके दिखाऊंगा। पता नहीं मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। अगर आप टैक्सेशन सिस्टम को रैशनलाइज करें, जी, रिलैक्स करें, जीएसटी को कम करें, पता नहीं आप इत्तेफाक करें नहीं करें, जीएसटी को कम कर दें, आप सिंगल डिजिट पे ले आए, मैं आपको बता, रेगुलेटरी ड्यूटियां कम करें, लोग शायद इसे मजाक समझे, स्मगलिंग काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी अगर आप ड्यूटीज, हाँ ड्यूटीज अगर कम करेंगे तो फिर ये स्मगलिंग कंट्रोल में, लेकिन उन आइटम पे जो स्मगल हो रहे हैं, जो स्मगल हो, हाँ उसकी आप रैशनलाइज करें उसको। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप इनकम टैक्स, उससे आपकी अपनी इंडस्ट्री भी जो है वो सरवाइव कर जाएगी। और आप लार्ज स्केल इनकम टैक्स वाले को छोड़ें, आप इनकम टैक्स को कम करें। मैं कहता हूं अगर आप इनकम टैक्स की परसेंटेज को कम करते हैं, पत्थारे वाला भी आपको टैक्स देने के लिए आ जाएगा। मैं आपको ज्यादा देना, वो आपको देगा आज की तारीख में। और ये जो सारे, मैं इनको सब माजरत के साथ कहूंगा कि ये टैक्स इर्रेशनल है, बेवकूफ़ का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना, कहूँगा कि ये बेवकूफ़ाना टैक्स हैं, लेकिन विदहोल्डिंग टैक्स जो हैं ये इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इनको ख़त्म कर दे। मैं आपको यकीन से बताता हूँ, कलेक्शन ज़्यादा करके दिखाएगा ये मुल्क, आपको करके दिखाएगा। लेकिन इनको टैक्स का एक्चुअली लगाने तो है ना, मुल्क चलता भी टैक्सों से है ना, दूसरे कंट्रीज़ भी इस पे करते हैं, लेकिन ये जो ज़्यादती करते हैं ना, जैसे विदहोल्डिंग टैक्स की बात की है आपने, इसी तरह कुछ और भी टैक्सेस जिन्होंने अभी लगाए हैं, उनके SROs भी इशू किए हैं, तो वो भी मेरा ख्याल है कि ज़्यादती है बिजनेस के। खर्चे भी तो कम होंगे ना सर, उससे क्या है, खर्चे कम होंगे तो वो टैक्स भी देंगे। लेकिन अगर आप एक ही सेक्टर पे अगर 2 सेक्टर के ऊपर ही टैक्स लगाते रहेंगे घुमा फिरा के, कान चाहे इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें, तो वो ज़ाहिर है आखिर एक दफ़ा एक वक्त आएगा वो बैठ ही जाएगा, वो कहेगा सर मैं आपको, तो चोरी आपके यहाँ इसी तरह से होती है ना, इसी तरह बेहतरी भी नहीं आ सकती। जी, मैं आपको 2 to 3% इन्फ्लेशन रेट कम करके दिखा दूंगा, आप जीएसटी को सिंगल डिजिट में लेकर आए। आप जीएसटी को सिंगल डिजिट में लेकर आए, 2 to 3% इन्फ्लेशन रेट आपको कम करके दिखा दूंगा। फिर उसमें चोरी कम हो जाएगी ना, फिर लोग देना शुरू कर देंगे। जब आपने 14-15% मुझसे तो ले रहे हैं लोग, आगे इनको नहीं दे रहे। वो ये बता दूं, ये भी गेम हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। वही तो मैंने आपको बताया था कि लोग तो दे रहे, लेकिन गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच रहा। अब इस चीज को सीधा किसने करना है? वो भी अपनी किटी में गवर्नमेंट ने करना है ना, गवर्नमेंट ने करना है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल कौन करेगा? वो खुद करेंगे। लेकिन अगर टैक्सेस अगर इस तरह से इन्होंने लगाए, देखें जैसे नए सेक्टर अभी इन्होंने डिफाइन किए हैं, जैसे हमने बात की थी प्रॉपर्टी के ऊपर। अब प्रॉपर्टी में जो वो उसकी बात कर रहा हूँ, जो ब्रोकर है या रियल एस्टेट वाले हैं, वो टैक्स देते ही नहीं थे और करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं और वो खुद पैसे बना के इधर साइड में कर रहे हैं। तो वो टैक्स आप देखें, इनको देखें, आप बताऊं, आप उनसे जो ये टैक्स लेंगे, आप देखें इनका टैक्स नेट में कितना इजाफा होगा। अच्छा, इस तरह से जब इन्होंने अभी फिक्स किया है हर एरिया की उसकी जो वैल्यू के ऊपर इन्होंने अभी किया है, तो उससे आपकी प्रॉपर्टी कंट्रोल में आएगी। और उससे क्या होगा कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, जिसमें आप कह लें कि दुकानदार हैं या जो छोटा बिजनेस करते हैं,
या स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज वाले हैं या नौकरी पेशा लोग हैं, तो वो प्रॉपर्टी भी अपना घर एक छोटा सा बना सकेंगे। अगर इसको इस तरह से ये कंट्रोल करेंगे कि 3 साल तक जो प्रॉपर्टी ले वो उसको बेच ही नहीं सकता, तो उससे भी आपकी प्रॉपर्टी कंट्रोल में आएगी और टैक्सेस ज़्यादा मिलेंगे। सर आप 100 पे 2 रुपया, 100 रुपये ब्रोकर इनकम में से 2 रुपये आप रख के दिखाएं, मैं आपको बताता हूँ आपके पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चला के दिखा दूँ। 100 रुपये पे से जो ब्रोकर की इनकम है, उस 100 रुपये में 2 रुपये मुझे दे दें, मैं पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट चला के दिखा दूंगा। बेहतरीन चलेगा, क्योंकि इतना कमा रहा है ब्रोकर, इतना कमा रहा है ब्रोकर। अच्छा आप 2 रुपए, लेकिन ये कितना दे रहे हैं? ये डायरेक्ट उसे कहते हैं हम तुम्हें इनकम टैक्स के स्लैब में डाल देंगे, हम तुम्हें लूट लेंगे, तुम्हें ऐसे कर देंगे, तुम्हें वैसे ब्रोकर कहता है देखिए हर चीज अगर डॉक्यूमेंटेड होगी, हर चीज़ अगर डॉक्यूमेंटेड होगी, और उसमें भी मैं आपको बताऊं, मैंने कहा था कि जो रियल एस्टेट का जो भी बिजनेस है उनको ये उसमें लाएं, उनकी रजिस्ट्रेशन करें और उनकी जो भी चीज़ सेल परचेज हो उसको डॉक्यूमेंटेड करें और डॉक्यूमेंटेड करेंगे तो उससे इनको भी पता चलेगा, रेवेन्यू इनको भी आएगा, उनको तो मिलेगा, उसमें से वो टैक्स भी देंगे जो इनकम होगी। अब इस तरह क्या करते हैं, वो कैश पैसे इधर से भी ले लेते हैं, कैश इधर से भी ले लेते हैं। आपको पता है लाखों का बिजनेस ही कैश पे हो रहा है। अच्छा अब वो मुझे उस पे टैक्स कितना दे रहे हैं वो, इस तरह गवर्नमेंट का मुझे किसी ने बताया कि अभी ये कोई डील हुई किसी फैक्ट्री या मिल की, मुझे ऐसा बताया गया, तो कह रहे हैं कि वो जो छोटी होती है ना पिकअप कैरी, उसमें नोट भर के लाए, पूरी में नोट भर के लाए, बहुत बड़ी पेमेंट थी, कह रहे पूरी में नोट भर भर के लाए हैं और वो थैले उठा उठा के दिए, थैले कैश के थैले उठा उठा के दिए। यानी फैक्ट्री इतनी महंगी थी कि उन्होंने मेरे ख्याल हाफ से कम जो कीमत है उसको उन्होंने शो किया है कि हमने पे की है, और हाफ जो कीमत थी उसको मतलब 5000 के नोटों में भी उन्होंने दिया है, तो वो थैले भर भर के दिया ऐसे। लेकिन बताया गया, बताऊं कि ये बताते नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, कहते हैं ना इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं हो रही, आपकी कितनी फैक्ट्रियां डेली बिक रही हैं, आपको हमको सबको मैसेजेस आते रहते हैं, तो बिक रही हैं, इसका मतलब है आपकी इंडस्ट्री सरवाइव कम कर रही है, आप ज्यादातर लोग बेच रहे हैं। आप बेच क्यों रहे हैं, उनको ये पता है कि रियल एस्टेट में पैसे डालेंगे डबल हो जाएंगे, अब वो उस चक्कर में वो फैक्ट्रियां आपकी, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, उसमें यह है कि गवर्नमेंट को फिर टैक्स भी मिलेगा इसमें। चलें इस मौजू के ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी को, हमने 2-3 एस्पेक्ट इसमें स्टडी करने हैं, 3 एस्पेक्ट बड़े सिंपल से हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, रेमिटेंस। अब वापस आते हैं तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा रेमिटेंस के बारे में भी बात करें और एक्सपोर्ट के बारे में बात करें, क्योंकि शायद साहब ने एक्सपोर्ट को, प्रॉब्लम्स को तो डिफाइन किया है, लेकिन वीकनेसेस की जानिब भी हम जाएंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, शायद जावेद कुरैशी साहब से बात हो रही। सर थोड़े एक्सपोर्टर के मसाइल भी आपने बयान कर दिए, इंपोर्ट कंट्रोल में आएगी ये भी बात कर ली, वापस देने के लिए तो टैक्स का इशू है, उस पर मैंने बहुत सारी कंटेंशियस बातें की। अब वो कंटेंशियस बातों का मतलब होगा सवालिया निशान, कर दूंगा, हो जाएगा, कर लेंगे, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अब जो हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। रेमिटेंस आती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी तिजारती खसारा जो बच जाता है। अब हम दुआएं कर रहे होते हैं किसी तरह लोग यहाँ पर काला धन जल्दी से जल्दी बाहर मनी चेंजरों के ज़रिए रिमिट करके वापस बुला लें, और फिर टीवी पर आकर हम ये कहें जी हमारे मेहनत कशों ने बड़ा पैसा भेजा। हमारे मेहनत कश भेज रहे हैं थ्रू ग्रे चैनल, ब्लैक चैनल मैं उससे नहीं कहूँगा क्योंकि उनका पैसा ब्लैक का थोड़ी है, वो तो आसानी के लिए भेजते हैं कि गाँव में उनके घर के दरवाजे के ऊपर उनकी बीवी बैंक ब्रांच नहीं जा सकती। सर आज़ाद कश्मीर के अंदर आज भी ऐसे इलाके हैं, उसके अलावा भी आपके इंटीरियर वाले इलाके हैं, दूसरे हैं, पंजाब के अंदर दही इलाके हैं, बहुत सारे इलाके हैं, गुजरात में हमारे बड़े लोग हैं बाहर काम करते हैं। हाँ, तो वो मल्टीपल लेबर जो काम कर रही है। अब उन बेचारों को तो बैंकारी का नहीं पता कि उनके बेगम बच्चे या फिर उनके बूढ़े माँ बाप जाएँ बैंक, जो कि बेचारे अभी आज तक जो है वो उसके लिए जाते हैं इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए, तो वो उन्हें ऐंठ लेते हैं पैसे उनसे बेवकूफ़ बना के। तो इनके लिए आसानी ऐसा पैदा कर दी जाए कि ये जो हमारे मुसलमान मुल्क हैं जिनके लिए हम पेट पे लेटे रहते हैं पूरा दिन, इनके लिए हम आपस में लड़ते हैं, दूसरों को मारते हैं, ख़ुद को मारते हैं, इनसे हम रिक्वेस्ट करें जब इनके पास जाते हैं या जब ये शिकार खेलने के लिए पाकिस्तान आते हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट करें कि सर आप आए हुए हैं तो आपसे गुजारिश ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं उनका जो पैसा यहाँ आता है उसके लिए काउंटर बना दें अपने बैंक्स में, और वो यहाँ पर उसकी सर्विस चार्ज कर दें,
उसकी सर्विस चार्ज नहीं सर्विस ना, चार्जेस ना लें। और यहाँ वाले बैंक को पर डॉलर हम सब्सिडाइज करते हैं कि भाई तुम्हें हम 40 सेंट देंगे, उससे इनको काफी रेवेन्यू मिल जाएगा और लोग भी लीगल हो जाएंगे, और सारा डॉलर वैसे ही हमारा स्टेट बैंक के पास ही जाएगा। सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। रिजर्व तो वहीं बैंकों का भी वहीं लिखा जाएगा ना। उसमें कुछ पेचीदगियां मैं आपको बताऊं हैं, वो तो आपने लेबर की बात की, वो अगर इनको चाहिए कि जब कंट्री टू कंट्री जब बात करते हैं ट्रेड के हवाले से, तो अपने कंट्री को भी मद्देनजर रखना चाहिए। क्योंकि जब मीटिंग होती है तो हर कंट्री ये सोचता है कि हम इनको जेर करके अपने बेनिफिट ज़्यादा ले लें, तो आपके अंदर भी इतनी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि उनको जेर करके अपनी ज़्यादा मनवा लें चीज़ें। जी। इसी तरीके से जो कंट्रीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं दुनिया से, आपके जिनको आप दोस्त भी कहते हैं, जिनको आप कहते हैं हमारे भाई भी हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो UAE है, चाहे वो मलेशिया है, चाहे वो चाइना है, उनसे आपने PTA साइन किया, आप उन्हें PTA साइन किया है, लेकिन उसके बेनिफिट्स वो ले रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या कह सकते हैं, उनको ये कहें कि जी आपकी 500 बिलियन की इंपोर्ट है, सिर्फ चाइना की मैं अगर मिसाल देता हूँ, 500 बिलियन की आपकी अगर इंपोर्ट है तो उसका हमें 5% शेयर ही दे दें, तो आपकी एक्सपोर्ट वैसे ही चली जाएगी 70 बिलियन पे, 80 बिलियन पे। ओह यस, फिर रेमिटेंस पे इतना रिलाई नहीं करना, बल्कि इकोनॉमिक भी मूवमेंट बाकी चीज़ों में तो करते हैं, लेकिन ट्रेड को इस तरह से भी बढ़ाया जा सकता है ना। देखें, एक अकेला आदमी, मैं आपको बताऊं, अगर या कॉमर्स मिनिस्टर कह लें, या एक CEO TDAP कह लें, या कोई और मिनिस्टर कह लें, एक अकेला आदमी बैठ के तो ये चीज़ें नहीं कर सकता ना। ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, G to G होता है। अब वो उसमें होना ये चाहिए कि वहाँ से उनसे ये मीटिंग करें। अच्छा, रेमिटेंस की आपने बात की, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि लोग डरे हुए भी हैं, आज भी डरे हुए हैं। वो क्यों कि एक वक्त में डॉलर सीज हो गए। अब जब डॉलर सीज हुए तो लोग आज भी डरते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है ना आपके कंट्री के अंदर। हर गवर्नमेंट आती है, उसकी अपनी पॉलिसीज शुरू हो जाती हैं। तो अगर कुछ चीज़ों में स्टेबिलिटी हो और वो अगर उसको मेंटेन करें तो लोगों का एतमाद बहाल होता है। आपने एक दफ़ा जब डॉलर सीज कर दिए तो उसके बाद तो लोग आज तक डरे हुए हैं कि फिर कभी हो गए तो फिर हम बाहर जाके खाएंगे कहाँ से, हम खर्चा कहाँ से करेंगे, या अपनी इंडस्ट्री बैंकिंग चैनल नहीं यूज कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे, आप अपना खुद नुकसान खुद कर रहे हैं। आप ऐसे ऐसे फैसले कभी कर जाते हैं कि उससे आप उस वक्त तो सोच लेते हैं कि ये होगा, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है, आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती। सर मैं आपको बताऊं, आपके पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा। रेमिटेंस की आपने बात की, तो बहुत से लोग पैसे तो वहीं रखते हैं, जितनी जरूरत होती है घर उतने भेजते हैं। अगर आप ये चीज उनको डर खौफ ना हो तो वो सारे पैसे भेज दें, लेकिन उनको पता है अगर गवर्नमेंट चेंज हुई या इनकी पॉलिसी चेंज हुई या कोई ऐसा स्टेबिलिटी नहीं है ना उसमें। सर बड़ी एक नाइंसाफी हुई 28 मई 1998 पाकिस्तान की तारीख का बहुत बहुत अच्छा दिन है, इस हिसाब से कि हम दिफाई तौर पर हमने बम फाड़ दिया। वैसे हमें बम फाड़ने की ज़रूरत नहीं थी, लोगों को वैसे ही पता था कि हमारे पास है। तो वैसे मिलिट्री टर्म्स के अंदर या डिफेंस टर्म्स के अंदर, सिक्योरिटी टर्म्स के अंदर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं था कि हम भी टेस्ट करके दिखाते कि हमारे पास है। हम ना भी बताते ना, तो मैंने सुना है ज़ियाउल हक ने एक दफ़ा राजीव गांधी के कान में क्रिकेट मैच के दौरान कह दिया था कि फ़िक्र ना करो, हम नहीं चलाएंगे बम। तो मेन इशू ये है कि मेरे ख्याल वो तो एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर था हमारी तरफ से कि हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए था, हमने कर दिया। हम ना भी करते तो दुनिया को पता था हमारे पास बम है, और ख़ास तौर पे सुपर पावर्स को बड़े अच्छे तरीके से पता था कि हमारे पास बम है, और उनको ये भी पता था कि हम किसी लम्हे के ऊपर से टेस्ट कर सकते हैं। हमने ऐसी चगी के पहाड़ सफ़ेद कर दिए। हम ना भी करते तो 100% पूरी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, और हमारे साइंसदान सारी दुनिया को बता चुके थे कि हमारे पास डिलीवरी सिस्टम भी है, जिसका टेस्ट हम बार बार करते रहे। लेकिन खैर एनीवे, उसके बाद जो हुआ वो मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा। एक रात में आपने डॉलर अकाउंट सीज की, उसके नतीजे में क्या हुआ, कुछ लोगों ने अपने पैसे बाहर भिजवा दिए, आजकल वो मुल्क वापस आ गए। देखिए, मैं दोनों चीज़ों को नहीं, देखिए दोनों चीज़ों को मैं कहता हूँ, अगर आपके पास सूट है, आपने लिया हुआ है, तो आप उसको सारी ज़िंदगी संभाल के अलमारी में नहीं रखेंगे, कभी तो कहीं दावत में पहन के जाएंगे ना। इसी तरीके से जो चीज़ आपके पास है, आप अगर गाड़ी है लेके आपने घर पे खड़ी कर दी, तो उसको आप कभी चलाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। तो ज़ाहिर आप टेस्ट तो करेंगे, उसको ड्राइव तो करेंगे। तो बात देखें, दुनिया पे दोनों एंगल हैं, मैंने दोनों राय दी है। अब सैंक्शंस जो हैं वो दुनिया में लगती हैं, ईरान पे लगी, रशिया पे लगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिसीज अपनी इस तरह से की, उन्होंने कहा डॉलर में कोई कारोबार ही नहीं होगा, डॉलर आएगा ही नहीं, ना डॉलर कोई लेगा। पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने डॉलर लेना ही बंद कर दिया, उनका एक दुकानदार भी डॉलर नहीं लेता था। अच्छा, उन्होंने ईरान के साथ क्या किया, ईरान की करेंसी, उनकी अपनी करेंसी, उन्होंने आपस में बिजनेस शुरू कर दिया खामोशी से। इसी तरीके से दूसरे कंट्रीज में, मैं आपको सच मैं उसी में आता हूँ, इंडियन जो है ना, बड़े होशियार लोग,
वैसे ही बता रहा हूँ, ये डॉलर अकाउंट सीजर की वजह से आपको बता रहा हूँ। इंडियन बड़े होशियार लोग हैं, उनको ये पता था कि उन्होंने बम फोड़ा है, और सिर्फ एक देखें, जब अग्रेशन होती है ना, कोई अग्रेसिव होता है, मैं एक छोटी सी बात करूँ क्योंकि डॉलर सीजर से इसका ताल्लुक है, वो रिएक्शन ये चाह रहे थे कि आप फाड़ दें। उसकी वजह क्या थी कि वो चाह रहे थे कि वो देखें, एक बदतमीज आदमी होता है ना, वो दूसरे की इज्जत को गिराना चाहता है, वो सबसे पहले क्या करता है, उससे हाथापाई या मुंह मारी शुरू कर देता है, ताकि इन रिटेलिएशन आप भी करें। उसको पता है आई हैव नथिंग टू लूज, यू नो यू हैव एवरीथिंग टू लूज। मेन इशू क्या था कि इंडिया चाहता था, और उसने फिर बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप करवाया और फिर पाकिस्तान से करवा दिया। लेकिन मेरा मौजू ये नहीं, मेरा मौजू वो था लेकिन कि डॉलर के अकाउंट्स को बंद किया, लेकिन उसके बाद आपने जो है ना, आपने लोगों को कॉम्पनसेशन भी नहीं दी। जो उस दिन घबराहट के अंदर, विच इज़ वेरी नेचुरल, लोगों ने अपने डॉलर निकाले, महंगे दाम, सस्ते दाम, महंगे खरीदे, उनको आपने फैसिलिटेट नहीं किया। और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दे देते। मैं उसमें आपको वही चीज़, मैं उसी पे मैं कह रहा हूँ ना कि डॉलर सीज कर दिए तो उससे लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया। एतमाद ख़त्म हुआ तो बहुत से लोग तो अभी बिजनेस कर रहे हैं, आ भी रहा है डॉलर, जा भी रहा है, लेकिन स्टिल जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आती है, तो वो लोगों के जहन में आज भी डर खौफ थोड़ा सा रहता है। वो उसकी वजह है, उसकी वजह ये है ना कि आपके यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है ना पॉलिसीज़ की। हर चौथे दिन तो पॉलिसी चेंज हो जाती है, जैसे SRO आ जाते हैं। तो इस तरीके से वो उसको फिर एतमाद बहाल करना चाहिए था लोगों का, जैसे आप कह रहे हैं, वो एतमाद बहाल नहीं किया। अच्छा, इसी वजह से आपके अब मैं आपको डॉलर की बात करूं, देखें जब मैं खुद एक्सपोर्ट करता हूं तो मैं इसीलिए आपको उसकी तरफ मैं नहीं जाऊंगा कि मैं अपनी फेवर करूं या दूसरों की फेवर करूं। मैं एक सीधी लॉजिक वाली बात करूंगा। मलेशिया में और थाईलैंड में या और कंट्रीज़ में डॉलर जब 56 पे गया था, 29 से या 30 से या जो भी था उस वक्त, अब उस वक्त जब डॉलर गया ऊपर, तो 3 महीने के बाद जब मैं वापस थाईलैंड गया तो थाईलैंड के अंदर भी डॉलर जो है वो 56 बात पे चला गया था। लेकिन 3 महीने के बाद जब मैं वापस थाईलैंड गया तो उधर मैंने देखा कि उनका डॉलर जो है 32 बात पे आ गया था। आपके यहाँ 60 से ऊपर ही जाता रहा, 100 से ऊपर आप ले गए उसको, शुतर बेमुहार। अच्छा, अब लोग ये कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी ज़ाती बात नहीं कर रहा, एक्सपोर्ट के हवाले से बात नहीं कर रहा, ना मैं ट्रेडिंग के हवाले से, ना उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। देखिए अब उसका हुआ ये कि जब इन्होंने ये सारा अपना मलेशिया के अंदर और इधर हुआ, अब कहने लगे, मुशर्रफ साहब ने एक मीटिंग में कहा, उधर मैं भी उसमें था, आए डिनर में, तो उन्होंने कहा कि जी मैं डॉलर इसलिए नीचे नहीं ला रहा, मैं अभी भी ला सकता हूँ 30 पे, हमारे पास इतनी माशाल्लाह रिजर्व हो गए, लेकिन एक्सपोर्टर जो है वो कहते हैं नहीं जी हमें नुकसान हो जाएगा। बात सही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ जब डॉलर ऊपर गया था जब भी तो उन्होंने ही कमाया था। तो अब अगर एक दफ़ा में वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, चलो आप उसको 4-4 महीने के बाद नीचे ले आए तो आपके यहाँ एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। IMF का दबाव है, उसमें बताता हूँ वजह। हाँ, वही उन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट पैरिटी है आपकी, उनकी आपका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, हाँ, वेस्ट में कम है जी। उन्होंने कहा देखो इस तरह आर्बिट्राज होगा ऑफ कैपिटल, तो आप अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करो, डिवैल्यू करो, ताकि जो कैलकुलेशन हमने मैथमेटिकल की हुई है ना उसमें फॉल इन करे। अच्छा, आप ना भी मानते अगर आप उनसे पैसे ना लेते, आपने पैसे लिए, आपको तो मानना पड़ेगा। वो यही तो एक्चुअली इशू है ना। आप देखें, अब वो उसका होता है क्या है कि अब सिर्फ जो है एक्सपोर्टर मजे में, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, अब इंपोर्टर जो है वो नुकसान में, लेकिन उसके बावजूद आपकी इंपोर्ट बढ़ रही है। आप ये देखें, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। तो आप कुछ पॉलिसीज अपनी इस तरह से चेंज करें। जो एक्सपोर्टर के लिए वो तो जबरदस्त है, एक्सपोर्ट फाइनेंस वाला, इंपोर्टर पूरे भर रहा है। हाँ। उसके अलावा और आपको टैक्स सबसे ज्यादा इंपोर्टर दे रहे हैं। हाँ। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इंपोर्टर कर रहा है, टैक्स सबसे ज्यादा आप वही दे रहे हैं। पहले तो हम बात करते हैं ना एक्सपोर्टर सारा कर रहा है जी, ये सारा कुछ शेयर उसका है। टेक्सटाइल का शेयर जो है 60% है पूरे पाकिस्तान में टैक्स के हवाले से। लेकिन आपको इंपोर्टर भी जो इंपोर्ट कर रहा है वो भी तो टैक्स दे रहा है, ड्यूटी भी दे रहा है, पोर्ट से सारा कुछ, बड़ी कंट्रीब्यूशन उसकी है। लेकिन आप इंपोर्ट को कम करने के लिए आप कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि नए आइटम को आप लाएं आगे, उनको बेनिफिट्स दें, उनको आप साथ ले लेकर डेलीगेशन में अगर 10 बंदे लेकर जा रहे हैं तो 3 बंदे आप नए जो ट्रेडर्स हैं या नई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनको साथ लेके जाएं, जिसकी क्वालिटी बेहतर हो। वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो ये छुपा रहे हैं। बेसिकली इंपोर्ट बढ़ने का एक रीज़न है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि इन्होंने आवाम से छुपाने के लिए सेंसस नहीं करवाया। इन्होंने मर्दमशुमारी करानी थी
जब एक इनमें से होशियार उठा, उसने कहा सर आप क्या करने जा रहे हैं, ये तो आपकी सियासी खुदकुशी के ज़ुमरे में आ जाएगा, क्योंकि आप कराओगे सेंसस, पाकिस्तान की आबादी अगर डबल निकल आई फिर क्या करोगे? अच्छा है तुक्के पे चलने दो, मुल्क को भी तुक्के पे चलाएंगे, लोग भी हमारे तुक्के लगाने के शौकीन हैं। तो उन्होंने कहा तुक्के पे चलने दो, वरना अगर सेंसस हो गया, पता लगा पाकिस्तान की पॉपुलेशन डबल हो गई है, क्योंकि इंपोर्ट ट्रेंड्स जो हैं कंजम्पशन गुड्स के, इंपोर्ट कंजम्पशन गुड्स की हो रही है ज्यादा। आप सही बताएं। जी जी, कंजम्पशन गुड्स इसमें की हो रही है। फल सब्जियां भी आ रही हैं, बहुत सारी चीजें और भी आ रही हैं जो तो पहले कभी नहीं जो आई। अब मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी, कोई आर्टिफिशियल मिलेंगी, दालें जो भी आ भी रही मिलेंगी, दालें भी आ रही हैं, और आपके सारी पाम ऑयल वेजिटेबल्स आ रहे हैं। पाम ऑयल तो खैर वो ज़हर है, उनकी अपनी एक प्रोडक्ट है, रेट्स कम हुए हैं लेकिन फिर भी आ रहा है बहुत ज्यादा। पाम ऑयल के हवाले से मैं ये कहूँगा कि वो तो रिक्वायरमेंट है ना दुनिया की, वो मांगेगा। तो आप अपने देखिए, मैं 2006 में अब्दुल्ला बदावी प्राइम मिनिस्टर आए यहाँ इस्लामाबाद, अपना पूरा कॉमर्स मिनिस्टर उनके साथ थी रफीदा अजीज़, उनके अलबार फॉरेन मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट का मिनिस्टर था, और भी 5-6 मिनिस्टर उनके साथ थे। उनके साथ हमारी कोई ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई 2006 नवंबर में, 6 नवंबर को। अच्छा, उस दिन उनकी मीटिंग मुशर्रफ साहब के साथ थी, पहले ब्रेकफास्ट मीटिंग हमारे साथ। उसमें उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने, जब हमारे 10-15 लोग थे, उन्होंने ये कहा कि जी आपकी पाम ऑयल जो है वो इतनी एक्सपोर्ट है और इतने आप लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास जितनी खाली जगह थी हमने सब पाम ऑयल के पौधे लगा दिए। आपके यहाँ एग्रीकल्चर लैंड इतनी है, आप अगर उसमें अपनी पैदावार को बढ़ा लें, कॉटन या वीट या जो भी चीज़ें हैं उसको बढ़ा लें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख के उसको बाकी एक्सपोर्ट करें, तो आपकी भी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। देखें, अब दूसरा कंट्री आपको, देखें दूसरे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आपको ये एडवाइस दे रहा है, आप खुद यहाँ रहते हैं तो आपको पता नहीं है कि उसको कैसे उसकी वजह सर सर अब उसकी वजह ये है क्योंकि आपके अपने पर्सनल इंटरेस्ट सबके होते हैं, और वो ये चीज़ें आगे जा ही नहीं सकती, और जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। अच्छा, ये हमारे लोगों को यकीन नहीं आएगा, इनको आपको समझाना पड़ेगा प्रैक्टिकली। इफ यू ड्राइव फ्रॉम कुआलालंपुर टू पेनांग, you will only find plantations on your left and right. जी, अच्छा, majority of the time. अच्छा, अब उसकी प्रोडक्ट जो है, अब उसके साथ देखें वो क्या करते हैं। पाम ऑयल आप दुनिया को भेज रहे हैं, उसके अंदर से डिफरेंट चीज़ें वो बना रहे हैं, उनका वेस्ट भी अब आपको पता है बिक रहा है। और वेस्ट कौन लाते हैं? वो साबुन वाले ले आते हैं, जो कपड़े धोने का साबुन बनाते हैं, वो तक बिक रहा है। अच्छा, अब आप आ जाए उसके पाम ऑयल की दूसरी जो वहाँ पे फ्यूल आउट ऑफ इट, जी फ्यूल बना रहे हैं, फिर वहाँ पे उन्होंने हर्बल आइटम बनाने शुरू कर दिए, कॉस्मेटिक्स के, उसी से चीज़ें। अब उसी में देखें ना, पाम ऑयल से फूड के चीज़ें बनानी शुरू कर दी हैं उन्होंने। तो मैं ये कहता हूँ कि इन चीज़ों को पाकिस्तान को करना पड़ेगा, और बेनिफिट्स उन लोगों को देने के लिए जो ज़ाती मफाद अपना वो रखते हैं, तो उनसे मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा। मुल्क को फ़ायदा उनसे होगा जो कौम के लिए सोचेगा, आवाम के लिए सोचेगा, लोगों के लिए सोचेगा, अपनी इंडस्ट्री को फ़ायदा देने के लिए सोचेगा, तो इंडस्ट्री बढ़ेगी। दे डोंट नीड टू, अनफॉर्चुनेटली इन आवर सिचुएशन, बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है पाकिस्तान में, लोगों को पता नहीं है, छुपाया जाता है। यहाँ पे मादनी तेल का जिक्र कर दिया जाता है इंपोर्ट के अंदर, खुर्दनी तेल यानी एडिबल ऑयल भी पाकिस्तान की बिगेस्ट इंपोर्ट्स में, आई वुड से सेकंड बिगेस्ट इंपोर्ट अगर आप जेनरिक की बात करें, इज पाम ऑयल और पाम ऑयल ड्रिवन प्रोडक्ट्स। सही बोल रहा हूँ? विच इज आफ्टर फ्यूल ऑयल, यानी आप कह लें। तो ये सारा, जैसे आपने बताया, साबुन में भी इस्तेमाल होता है, घी में भी इस्तेमाल होता है, घी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैंने यहाँ जो है साहब मलेशियन पास ही है उनका दफ्तर, उनसे मैंने पूछा, ऐसे ही बता रहा हूँ नाजरीन की इत्तला के लिए, कि ये जो घी आप भेज रहे हैं, हमें घी क्यों भेज रहे हैं, आप तेल भेज दें। उन्होंने बोला हम तो आपको तेल भेजते हैं बिल्कुल साफ और शफाफ, आप उसमें मिलो के जो है ना घी बनाते हैं। हाँ सही, यही सही कहा। मैंने कहा आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा रियली? कहते हैं यस, यू क्रिएट दिस, यू वांट इट बिकॉज यू वांट टेक्सचर। खैर, यहाँ पर एक और चीज़ सर, रेमिटेंस का एक और इशू है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जिनके साथ FTA PTA साइन किए, अगर वहाँ पर एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप हो जाए पाकिस्तान की, ऑफ कोर्स और करनी पड़ेगी। कब करेंगे? ये करना पड़ेगा। कर सकते हैं ना। 40 अरब डॉलर आप उनसे ले रहे हो, आप उनको कहोगे मैं आपको एक्सपोर्ट करूंगा, वो कहेंगे भाई 40 अरब भी लोगे, ऊपर से एक्सपोर्ट भी करोगे। आप सऊदीया की इंपोर्ट देख लें कितनी है, आप UAE की इंपोर्ट देख लें कितनी है, आप चाइना की इंपोर्ट देख लें कितनी है। आप उनको कम से कम आप उनसे अपना शेयर तो करें ना। आप सारी चीज़ें उनसे कहें जी हम आपकी ये चीज़ें मंगवा रहे हैं, चाइना से कितना मंगवा रहे हैं, आप उनसे कहें जी हम इसको रोक देंगे, नहीं तो हमारी इतनी चीज़ें जो है ना आपको भेजें, आप क्या भेजेंगे? चले मैं आपसे पूछता हूँ, वो आपसे कहते हैं चले जी भेजे, अब हम क्या भेजेंगे? हमारे पास भेजने कोई कुछ नहीं, बहुत कुछ है।
बहुत कुछ है भेजने को, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसके लिए मैंने कहा ना पर्सनल इंटरेस्ट जब तक लोगों के ख़त्म नहीं होंगे तो वो आपके पास बहुत प्रोडक्ट्स हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान में बहुत आइटम्स हैं। मैं अब आपको उधर नहीं ले जाना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको उधर ले जाता हूँ। देखें, पहले इन्होंने सुई गैस और ये बिजली का रोना रो रहे थे, वो एक्चुअली सुई गैस की कमी पाकिस्तान में है ही नहीं, क्योंकि सुई गैस के पास पैसे उन्होंने जो देने हैं या पीएसओ को उन्होंने देने, या उन्होंने के इलेक्ट्रिक ने उनको देने, या वो सारा आपस सर्कुलर डेट, वही सर्कुलर डेट चल रहा था। मीडिया को असल में मिल बहुत गया है, वो सर्कुलर डेट पे चुप हो गई जी, वरना तो मिला अब बहुत। क्या था कि इनके पास गैस की कमी थोड़ी है, लेकिन फंड नहीं थे तो इन्होंने डेवलपमेंट नहीं की। इनके पास सारी चीजें थी, इन्होंने पाइपलाइन डालनी थी, तो वो गैस की कमी थोड़ी थी। अच्छा, फिर अब आप फिर देखें, इन्होंने उस वक्त कहा कि सुई गैस हम इसलिए कर रहे हैं कि सर्दियों में इंटीरियर इधर उधर सब ज़रूरत होती है। मैं आपको यहाँ की पॉलिसी बता रहा हूँ ना, क्या है, लोगों को वो बताते नहीं है, बेवकूफ़ बनाते हैं। अब आप देखें कि वो करते क्या हैं, आपकी एक्सपोर्ट और ये सारी चीज़ें रेमिटेंस की से बात की, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है ना। आप देखें, सुई गैस का आपने कहा जी सर्दियों में वहाँ ज़रूरत होती है, इसलिए सर्दियों में हम लोड शेडिंग कर देंगे, सारा कुछ किया उन्होंने। अब गर्मियों में कौन सी इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है, आप उसमें भी लोड शेडिंग, और लोगों को कह रहे हैं आती नहीं है गैस, और कभी कम हो गई कभी क्या हो गई। और गैस तो हमारे यहाँ खुद सारी यहाँ पे है हो रही है सारी। तो मैं खैर ये आपने कहा कि वसाइल की कमी उतनी नहीं है, इतनी मुफादात के अंदर, जी एग्जैक्टली, मुफादात के अंदर डूबे हुए लोग जो हैं वो असल में आप इसको कितना भी सही कर लें, लेकिन जब तक ये जाती मफाद खत्म नहीं होंगे ना, तो आपकी बेहतरी एक्सपोर्ट की भी नहीं हो सकती, ना दूसरी चीज़ों की हो सकती है, ना आपकी इंपोर्ट कम हो सकती है। शाहिद जावेद कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ लाए। ये 3 बड़े अहम सवाल थे। अगर एंड ऑफ IMF प्रोग्राम को हकीकी तौर पर देखना है तो बूस्ट इन एक्सपोर्ट्स, रिडक्शन और कंट्रोल इन इंपोर्ट्स। कंट्रोल के माने ये नहीं कि इंपोर्ट्स को कंट्रोल करें, लेकिन कोई ना कोई ऐसा डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म बनाएं जिससे इंपोर्ट्स जो हैं किसी तरह से काबू में आए। और तीसरा, रेमिटेंसेस, इस सिलसिले में क्या काम हो रहा है, इस पर हमने बात की। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।